वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको SOC 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, वो भी न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। टाइप ऑफ क्राइम की हम बात करते हैं। क्राइम के अंदर एक वाइड रेंज आती है बिहेवियर की, जो कि वायलेट करता है लीगल नॉर्म्स को भी। अंडरस्टैंड करना जो है इसकी टाइप को ज़रूरी होता है सोशोलॉजिकल एनालिसिस के लिए। और कन्वेंशनल क्राइम से आगे अगर हम देखें, जो कि थेफ्ट और असॉल्ट होता है, मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे कि वाइट कॉलर क्राइम हो गए, और इसके अलावा साइबर क्राइम्स आज के दौर में देखने में आते हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम भी। वाइट कॉलर क्राइम्स अगर हम देखें तो ये ऐसे लोग करते हैं जिनकी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होती है, और इसमें शामिल होता है फ्रॉड और एम्बेजलमेंट और इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, जिसका बहुत गहरा असर हो सकता है इकोनॉमिक के ऊपर। और इसके अलावा साइबर क्राइम है, आज के दौर में हम देखें डिजिटल एज के अंदर हम देखें तो उसमें हैकिंग आ जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऑनलाइन स्कीम्स हम देखते हैं। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल किस्म का पॉलिसिंग मेथड है, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से जो है वो किया जा रहा है, ये ऑनलाइन किया जा रहा होता है इन क्राइम्स को नॉर्मली तौर पे। और ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि इंगेज होते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके अलावा इस ह्यूमन स्मगलिंग वगैरह में। अक्सर ये इस तरीके से भी इनकॉपरेट किया जाता है क्रॉस बॉर्डर। और इन क्राइम्स में अगर हम देखें, ये फ़र्क आता है मोटिवेशन में, एग्जीक्यूशन और सोसाइटल जो इम्पैक्ट होता है। और इसी इन्हीं के मुताबिक जो टेलर रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिसी मेकर्स की तरफ से। सोशोलॉजिस्ट जो है वो एग्जामाइन भी करते हैं विक्टिमोलॉजी और जो सोशल कंडीशन जो कि फॉस्टर करता है क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे कि पॉवर्टी का होना, इनइक्वालिटी का होना और एजुकेशन की कमी होना। और अंडरस्टैंड करना इन डायनामिक्स को हेल्प करता है डिज़ाइन करने में प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी। और जैसे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो रिफॉर्म करती है एम रिफॉर्म कर सॉरी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उनका एम ये होता है कि रोका जाए वाइट कॉलर क्राइम, जबकि इंटरनेशनल कॉपरेशन एड्रेस करती है ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। नाउ दी फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज़म्स। जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज़्म है, इससे हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को कोडिफाइड रूल के थ्रू, और जो इन्फोर्समेंट होती है। और इसमें शामिल है लॉज, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंटल बॉडीज़ की तरफ से। इसके अलावा जुडिशल जो सिस्टम्स होते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं। और इनफॉर्मल कंट्रोल्स के मुकाबले में जो कि नॉर्म्स और कस्टम्स हैं, फॉर्मल मैकेनिज़्म रिलाई करता है अथॉरिटी के ऊपर और सेंक्शंस के मेंटेन करे सोशल ऑर्डर्स। और कोर्ट जो है वो एजुकेट करते हैं, डिस्प्यूट्स इम्पोज करते हैं, पेनल्टीज़ जो कि फ़ाइन से लेकर इम्प्रिजनमेंट तक होती है, और इंश्योर कर रहे हैं कंप्लाइंस लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ। और पुलिस जो है वो पुलिस फोर्सेस जो एक्ट करती है फ्रंट लाइन एनफोर्सर्स के थ्रू, रोकती है क्राइम को। और रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो ओवरसी करती है कुछ ऐसे सेक्टर्स को, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ताकि रोका जाए मेल प्रैक्टिस और प्रोटेक्ट किया जाए पब्लिक वेलफेयर को। सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं इन मैकेनिज़्म को। ये एनालाइज करते हैं कि कैसे ये मैकेनिज़्म रिफ्लेक्ट करते हैं पावर स्ट्रक्चर और सोसाइटल जो वैल्यूज़ होती हैं। हार्शर पेनल्टीज़ का होना कुछ सर्टेन क्राइम्स के लिए ये भी इशारा हो सकता है कि कल्चरल प्रायोरिटीज़ का या पॉलिटिकल एजेंडास का। और फॉर्मल कंट्रोल जो है वो भी इवॉल्व होता है टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होती है उसके साथ, क्योंकि जो यूज़ है डिजिटल मॉनिटरिंग और साइबर सिक्योरिटी लॉस का, वो एड्रेस करता है इमर्जिंग थ्रेट्स को। लेकिन चैलेंजेस जो है वो परसिस्ट करते हैं, जिसमें करप्शन है, अनइक्वल इन्फोर्समेंट और ओवर क्रिमिनलाइजेशन होती है, जो कि अंडरमाइन करता है लेजिटिमेसी और ट्रस्ट को। और इफेक्टिव फॉर्मल कंट्रोल रिक्वायर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो अलाइनमेंट होती है ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स के साथ। नाउ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है इंडिविजुअल्स का सोसाइटी में, जो कि बेस करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। यानी कि लोगों में एक्चुअली होता क्या है कि फ़र्क सोसाइटी के अंदर आ जाता है, हायरार्की देखने में आती है हमें। और ये सिस्टम फिर क्रिएट करता है स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी। अब जब
फ़र्क होता है लोगों में, किया जाता है, तो फिर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं और ये इन्फ्लुएंस करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। फिर जब फ़र्क होता है लोगों में, उनकी हायरार्की बनती है, तो फिर उनके जो रिसोर्सेज तक और अपॉर्चुनिटीज़ तक जो एक्सेस होता है उसमें भी फ़र्क होता है। किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो किसी को कम। स्ट्रेटिफिकेशन को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है क्लास सिस्टम में, जहाँ पे इकोनॉमिक पोजीशन से देखने में आता है लाइफ स्टाइल और लाइफ चॉइस, और कास्ट सिस्टम में जहाँ पर इम्पोज किया जाता है रिगिड सोशल बाउंड्रीज। सोशोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 प्राइमरी डायमेंशंस। इकोनॉमिक हो गया इनकम एंड वेल्थ, पॉलिटिकल हो गया पावर एंड इन्फ्लुएंस, सोशल हो गया स्टेटस एंड प्रेस्टीज। और एग्जांपल अगर हम लें तो जो सोशल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होने के बराबर होता है, तो गैप जो होता है एफ्लुएंट और जो पुअर होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो इलीट है और जो पुअर है या फिर मिडिल क्लास है उनके दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की भी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की भी। एक तरफ तो वेल्थ की भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो दूसरी तरफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की भी। जो इलीट है और जो अपर क्लास होती है वो इन्जॉय करती है बेनिफिट, और जो मिडिल या लोअर क्लास होती है वो फिर उन तक अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती। और जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है ये इंटरसेक्ट करती है रेस के साथ भी, नस्ल जो है, जेंडर भी और एथनिसिटी भी, और एम्पलीफाई कर रही है ये डिसएडवांटेजेस मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। और थ्योरीज जैसे कि फंक्शनलिज्म हो गया आर्ग्यू करता है कि स्ट्रेटिफिकेशन सर्व करता है सोसाइटल स्टेबिलिटी, मोटिवेट करते हुए इंडिविजुअल्स को कि वो फिल करें एसेंशियल रोल्स। जबकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो देखता है इसको एज अ मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए एलाइट जो डोमिनेंस है। और एम्पेरिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है स्ट्रक्चरल बैरियर्स की वजह से, और चैलेंज कर रही है जो आइडियल है मेट्रियोक्रेसी की। और पॉलिसीज़ जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सेशन और अफर्मेटिव एक्शन ये रिड्यूस करते हैं डिस्पैरिटीज़ को, लेकिन फिर भी ये कि ग्लोबल ट्रेंड शो करता है परसिस्टेंट किस्म की जो इनइक्वालिटी है। नाउ द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों और कैसे सोसाइटीज़ मेंटेन करती हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और फंक्शनलिस्ट थ्योरी पॉजिट करती है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ज़रूरी है सोशल सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि जो मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल हैं उनके पास क्रिटिकल रोल रहें। और इस व्यू के मुताबिक अगर हम देखें तो डिफरेंशियल रिवार्ड्स मोटिवेट करते हैं लोगों को कि एक्वायर करें वो स्किल्स और कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवली। और इसके मुकाबले में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कि मार्क्सिस्ट की जो थॉट है उसके अंदर रूटेड है, उसका ये आर्ग्यू है कि स्ट्रेटिफिकेशन नतीजा आता है पावर स्ट्रगल जो होती है क्लासेस के दरमियान, और एलीट क्लास जो होती है एक्सप्लॉइट कर रही होती है रिसोर्सेज को ताकि अपनी डोमिनेंस को बरकरार रख सके। और ये पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है सिस्टमेटिक जो इनइक्वालिटी होती है और जो रोल होता है आइडियोलॉजी का परपिचुएटिंग प्रिविलेज के अंदर। और वेबर ने इंट्रोड्यूस किया एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एम्फेसाइज करते हुए क्लास स्टेटस और पावर को एज अ डिस्टिंक्ट लेकिन इंटररिलेटेड फैक्टर्स जो कि शेप कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और जैसे कि एक वेल्थी एंटरप्रेन्योर जो है वो उसके पास इकोनॉमिक पावर है लेकिन सोशल प्रेस्टिज की कमी है एक रिनॉन्ड एकेडमिक के मुकाबले में। और ये थ्योरीज जो है वो इन्फॉर्म करती हैं डिबेट्स जो है पॉलिसी इंटरवेंशंस के ऊपर, जैसे कि रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। और एम्पेरिकल एविडेंस जैसे कि परसिस्टेंट इनकम गैप्स और लिमिटेड मोबिलिटी अक्सर सपोर्ट करती हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की जो क्रिटिक होते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स के। नाउ द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पार्ट 2। सो फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से अगर हम आगे देखें तो जो एडिशनल पर्सपेक्टिव हैं उससे हमें मज़ीद मिलता है इस बारे में। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म जो है उसका फोकस है माइक्रो लेवल इंट्रैक्शन के ऊपर, एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे इंडिविजुअल्स परसीव करते हैं और इनेक्ट करते हैं स्टेटस डिफरेंसेस डेली लाइफ में। और जैसे कि लैंग्वेज ड्रेस और एटिकेट अक्सर जो है वो सिग्नल देता है सोशल पोजीशन और रीइंफोर्स करता है स्ट्रेटिफिकेशन जो है क्यूज़ के ज़रिए। और फेमिनिस्ट थ्योरी जो वो क्रिटिक्स है ट्रेडिशनल मॉडल्स का नेगलेक्ट करने के लिए जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी देखने में आती है, और एम्फेसाइज कर रही है कि कैसे पैट्रियार्की जो है वो इंटरसेक्ट करती है क्लास के साथ भी और रेस के साथ भी।
शेप करने में एक्सपीरियंसेस। और जो पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं वो चैलेंज करती है ग्रैंड नैरेटिव्स को, आर्ग्यू कर रही है कि स्ट्रेटिफिकेशन फ्लूइड भी और फ्रेगमेंटेड है कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, और इन्फ्लुएंस होती है कंज्यूमर कल्चर से भी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। ग्लोबलाइजेशन थ्योरी एग्जामाइन करती है कि कैसे ट्रांसनेशनल फोर्सेस जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ग्लोबल मार्केट्स क्रिएट करती है न्यू हिरारकीज़ जो कि नेशनल बाउंड्रीज से आगे है। और ये पर्सपेक्टिव्स हाईलाइट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटिफिकेशन की। और अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो उसमें शामिल है डिज़ाइन करना इंक्लूसिव पॉलिसीज़ जो कि एड्रेस करे इंटरसेक्शनल जो डिसएडवांटेजेस हैं और प्रमोट करे कल्चरल कॉम्पिटेंस जो है सोशल प्रोग्राम्स के अंदर। और केस स्टडीज़ जैसे कि जेंडर वेज गैप्स हो गया, रेशल डिस्पैरिटीज़ हो गया एजुकेशन के अंदर, ये इलस्ट्रेट करता है रिलेवेंस जो इन थ्योरीज़ का डायग्नोस करने में और हल करने में इनइक्वालिटीज़। सो इंटीग्रेट करते हुए मल्टीपल जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशलिस्ट जो है वो सोशियोलॉजिस्ट, एक्चुअली सोशलिस्ट नहीं, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़ ताकि मुकाबला करें जो भी एडवर्सिटीज़ के एडवर्स इफेक्ट हैं, सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन के, यानी कि जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में पाई जा रही है उसके जो ख़राब जो नतज हैं उनका मुकाबला करें और सोशल जस्टिस हो। नाउ दिस सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी की हम बात करें तो इससे मुराद मूवमेंट होती है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप की एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में। अब या तो वो अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर वो होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगी। और ये इंटर जनरेशनल भी हो सकती है, इनके कंपेयर करना पेरेंट्स और चिल्ड्रन की जो सोशल पोजीशन है, या इंट्रा जनरेशनल भी हो सकती है, ट्रैक करना चेंजेस जो एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में आती है, यानी कि एक इंडिविजुअल की अपनी ही चेंजेस को देखा जाए। और मोबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है फैक्टर्स से जैसे कि एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सोशल नेटवर्क हो गया, साथ में मेरिटोक्रेटिक आइडियल्स जो कि बता रहे हैं कि टैलेंट और एफर्ट जो है उसको डिटरमाइन करना चाहिए सक्सेस। जबकि स्ट्रक्चरल बैरियर्स जैसे कि इक्वल एक्सेस जो होता है क्वालिटी एजुकेशन का, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो यानी कि जो फ़र्क किया जाता है माशरे में, उससे अक्सर जो है वो लिमिट हो जाती है मोबिलिटी। और और इनइक्वालिटी भी देखने में आती है। सोशोलॉजिस्ट जो है वो फ़र्क करते हैं एब्सोल्यूट मोबिलिटी के दरमियान, इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिंग करना ओवरऑल जो सोसाइटल प्रोग्रेस है और जो रिलेटिव मोबिलिटी है, और इंडिकेट कर रहे हैं शिफ्ट जो है रैंक जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान। और एग्जांपल लें तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्टोरिकली तौर पे एक्सपेंड किया है अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन से अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, जबकि इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो वो ट्रिगर कर सकता है डाउनवर्ड शिफ्ट्स। और पॉलिसीज़ जो है वो प्रमोट कर रही हैं मोबिलिटी, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स आ जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स आ जाती है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ऐसे लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बनाए गए हैं। और कंपैरेटिव स्टडीज़ ने रिवील किया है एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे हाई मोबिलिटी हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ का जो रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम है उसकी वजह से। जबकि यूएस के अंदर परसिस्टेंट गैप्स हो दिखाई देता है जो कि लिंक है इनकम इनइक्वालिटी से। अंडरस्टैंड करना मोबिलिटी को ज़रूरी होता है ताकि असेस किया जाए जो सोशल फेयरनेस है, और डिज़ाइन किया जाए इंटरवेंशंस जो कि एनेबल करें इंडिविजुअल्स को कि वो ट्रांसेंड कर सकें इनहेरिटेड जो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं उसको। और एमर्जिंग ट्रेंड जैसे कि गिग इकोनॉमीज़ और ऑटोमेशन ये नई चैलेंजेस लेकर आते हैं जो कि पोटेंशियली तौर पे कॉन्स्ट्रेनिंग है मोबिलिटी के लिए, और नेसेसिटेट कर रहे हैं ये कि अडाप्टिव स्ट्रेटजीज़ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।